ओके, सो जो कंसेप्ट अभी देख रहे हैं हम लोग वो क्या था, लास्ट वाला वो ग्लोबलाइजेशन के बारे में था कि लिबरलाइजेशन के बाद हमारा इकोनॉमी बहुत सुधर गया, फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत बढ़ गया और इंडियन लोग लेबर ज्यादा होने की वजह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमारा बहुत फास्टर पेस से हो रहा था। उसके बाद जो सबसे बड़ा सेक्टर बना इंडिया के अंदर वो कौन सा था? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर मतलब कौन सा? सॉफ्टवेयर कंपनीज जो है, तो इंडिया के अंदर बहुत डेवलप हो गए 1991 के बाद। ठीक है, तब कंप्यूटर डेवलप हो गया था, तो लोगों में काफी इंटरेस्ट बढ़ रहा था उस सेक्टर के बारे में, तो वो सेक्टर अच्छा खासा इंडिया में बढ़ गया। अब उसके बाद जो चेंजेस है 1991 के बाद, उसको क्या कहा जाता है? ग्लोबलाइजेशन बोला जाता है। तो बच्चों को क्या हो जाता है कि दो वर्ड्स में बहुत कंफ्यूज होता है, लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ये दोनों में डिफरेंस ही समझ में नहीं आता बच्चों को, तो मैं शॉर्ट में बताने की कोशिश करता हूं, उतना ही ध्यान में रखो। लिबरलाइजेशन मतलब क्या? कंपनीज खोलने का हक, क्योंकि तुमको मैंने बोला था, बाकी पहले कैसा था, सभी कंपनीज किसके थे? सरकार के थे। लेकिन सरकार ने क्या बोला, अब प्राइवेट लोग मतलब जो इंडिविजुअल लोग हैं वो भी अपनी कंपनी शुरू कर सकते हैं। तो ये जो परमिशन दी उन्होंने कि पापा प्राइवेट लोग भी कंपनी खोल सकते हैं, उनको क्या बोलता है? लिबरलाइजेशन बोलते हैं। ठीक है। और ग्लोबलाइजेशन क्या है? ग्लोबलाइजेशन मतलब जो इंडिया के बाहर के जो लोग हैं, ठीक है, तो उनको अलाउड नहीं था इंडिया के अंदर पैसे इन्वेस्ट करना। ठीक है। वो क्यों? क्योंकि अगर बाहर के लोगों को हमने अलाउ किया इंडिया के अंदर पैसे इन्वेस्ट करना, तो वो क्या करेंगे? इंडिया को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। ऐसा पहले लगता था। ठीक है। पहले बहुत सस्पिक्शन था ना, तुमने तो देखा कितने तो भी वॉर्स हुए थे चाइना के साथ, पाकिस्तान के साथ। तो ऐसे सिचुएशन में हम बाहर के लोगों को कैसे अलाउ कर सकते थे? तो हमने क्या किया, 1991 तक इतना टाइट सिचुएशन रखा, किसी को भी बाहर से इंडिया में इन्वेस्ट करने नहीं दिया। लेकिन बाद में पता चला हमको कि वो अच्छी चीज नहीं है, हमने अलाउ करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उतना जब पैसा आएगा तो इंडिया में डेवलपमेंट बढ़ेगा, डेवलपमेंट बढ़ेगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा, और रोजगार मिलेगा तो सभी लोग खुश होंगे। तो ये सिचुएशन कब अच्छी हो सकती है? जब इंडिया के अंदर बाहर से पैसा आए, और वो पैसा बंद था। क्यों? क्योंकि तुमको तो बोला मैंने सिचुएशन क्या है, क्यों बंद था पैसा। तो जब ये अलाउ किया हमने बाहर के लोगों को इंडिया में इन्वेस्ट करना, उसको बोला जाता है ग्लोबलाइजेशन। ठीक है। बाहर के जो ये लोग थे, फॉरेन इन्वेस्टमेंट अलाउड नहीं था ना पहले, अब बाद में अलाउ किया, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ग्लोबलाइजेशन। तो ये शॉर्ट डेफिनेशन मैंने तुमको बोला है। एक्चुअली ये कंसेप्ट बहुत बड़े बड़े हैं, ग्लोबलाइजेशन एंड लिबरलाइजेशन, लेकिन तुमको ध्यान में रखने के लिए मैंने सिर्फ दो एग्जांपल बोले हैं। लिबरलाइजेशन मतलब क्या? प्राइवेट लोगों को कंपनीज ओपन करने का हक। और ग्लोबलाइजेशन मतलब क्या? इंडिया के बाहर के लोगों को इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट करने का राइट। तो ये डिफरेंस है बिटवीन लिबरलाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। अब नेक्स्ट जो कंसेप्ट है वो ग्रीन रेवोल्यूशन, व्हाइट रेवोल्यूशन, स्पेस रिसर्च एंड एटॉमिक रिसर्च के बारे में है। लेकिन आगे बढ़ने के पहले अगर कुछ तुम्हारे डाउट्स हैं तो प्लीज पूछ लो। कुछ डाउट्स हैं क्या भाई? क्या टाइप कर रहे हो? ओके, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर अब तो ये पार्ट बहुत सिंपल है, तुमको तो बहुत सारी चीजें एक्चुअली हो गई होंगी तुम्हारे 8th 7th में, खाली रिवीजन है कि ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है, व्हाइट रेवोल्यूशन क्या, वो सब टाइम पास। अब ग्रीन रेवोल्यूशन तुमको पता है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो सबसे बड़े रिफॉर्म्स आए इंडिया के अंदर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, तो वो दो थे। पहला कौन सा था? ग्रीन रेवोल्यूशन एंड व्हाइट रेवोल्यूशन। तो ये सबसे एक बड़ा एरिया था। ग्रीन रेवोल्यूशन किसके रिलेटेड था? एग्रीकल्चर के। तो एग्रीकल्चर में जो डेवलपमेंट हुई, तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ग्रीन रेवोल्यूशन। और दूध के अंदर जो रेवोल्यूशन हुई हमारी, मतलब कैसा है, हमारा दूध का प्रोडक्शन बहुत कम था पहले, और जो हमने बढ़ाया बाद में बहुत ज्यादा जो प्रोडक्शन मिलता है, तो वो किस रेवोल्यूशन से बनाया हमने? व्हाइट रेवोल्यूशन से। तो ये हमारा सबसे एक मेजर सेक्टर है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। दूसरा कौन सा है? एटॉमिक एनर्जी एंड स्पेस रिसर्च। तो एटॉमिक एनर्जी बताने की बात जरूरत नहीं है, क्योंकि तुमको तो ऑलरेडी पता है। हमने एटॉमिक एनर्जी में जो टेस्ट किए थे पोखरण में, तो हमने ऑलरेडी साबित कर दिया था कि हम एटॉमिक रिसर्च में बहुत आगे हैं, वो तो हमने ऑलरेडी साबित कर दिया था। लेकिन दूसरा और एक किस में हमने डेवलपमेंट किया? स्पेस रिसर्च में। तुमको हमारी ऑर्गेनाइजेशन पता है इंपॉर्टेंट स्पेस की, वो कौन है? इसरो। तो इसरो ने इस टाइम तक 1991 2000 तक अच्छा खासा डेवलपमेंट कर लिया था। तो इसके डिटेल्स है थोड़े बहुत हमको, तो वो देख लेंगे।
तो ग्रीन रेवोल्यूशन जो हुआ हमारा, तो वो किसने किया और वो कौन से टाइम पे किया, वो एक इंपॉर्टेंट है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन जो है, तो वो स्वामीनाथन के अंडर हुआ था। तो वो पर्सन का नाम क्या है? एम एस स्वामीनाथन। स्वामीनाथन पूरा कंप्लीट वर्ड है वो, स्वामीनाथन। तो ये कौन है? फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन। तो इंडिया के अंदर जो ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, वो किस पर्सन की वजह से हुआ? स्वामीनाथन की वजह से, एम एस स्वामीनाथन। और ये कब की बात है? 1965 की। तो स्टार्टेड इन द ईयर 1965। और व्हाइट रेवोल्यूशन जो है, दूध का प्रोडक्शन बढ़ने का जो सपोज जो रेवोल्यूशन है, तो वो कौन से पर्सन ने किया था? वर्गीस कुरियन। ठीक है, तो नाम क्या है? डॉक्टर वर्गीस कुरियन। तो ये रेवोल्यूशन को क्या कहा जाता है? व्हाइट रेवोल्यूशन। लेकिन इसका कोई ईयर मेंशन नहीं है। ठीक है, व्हाइट रेवोल्यूशन का कोई ईयर मेंशन नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई साल नहीं है कि जिसके अंदर वो बढ़ा। मतलब ऐसा कोई गवर्नमेंट की तरफ से स्पेशल प्रोग्राम लॉन्च नहीं किया था। गवर्नमेंट ने ग्रीन रेवोल्यूशन स्पेशली लॉन्च किया था, इसलिए उसका ईयर है। लेकिन व्हाइट रेवोल्यूशन का कोई ईयर नहीं है, वो ध्यान में रखना है। ठीक है, तो कौन से पर्सन की वजह से हो पाया इंडिया के अंदर व्हाइट रेवोल्यूशन? किसकी वजह से बढ़ा? वर्गीस कुरियन का वजह से। और ग्रीन रेवोल्यूशन किसकी वजह से? स्वामीनाथन की वजह से। अब एटॉमिक एनर्जी एंड स्पेस रिसर्च का बारे में देखते हैं। तो एटॉमिक एनर्जी जो है, मतलब इंडिया की जो हम एटॉमिक बॉम्ब बना पाया, वो जो जितना भी सब कुछ है वो उसमें डेवलपमेंट, वो किस पर्सन की वजह से कर पाए हम लोग? होमी बाबा की वजह से। तो ये तुम्हारे एग्जाम का नाम नहीं है, वो एक्चुअल पर्सन का नाम है। ठीक है, ही वाज अ साइंटिस्ट। तो डॉक्टर होमी भाभा की वजह से, भाभा है, वो बाबा मत बोलो, वो भा है, BHA भा भा। ठीक है, ध्यान में रखना है। तो नाम, पर्सन का नाम क्या है? डॉक्टर होमी भाभा। तो इन्होंने इंडियन एटॉमिक पावर प्रोग्राम का फाउंडेशन बनाया। तो इन्हीं पर्सन की वजह से हमारा जो एटॉमिक एनर्जी का रिसर्च है, वो एक अच्छे मकाम पर पहुंच पाया। हम डेवलपमेंट कर पाए एटॉमिक रिसर्च में, ओनली बिकॉज ऑफ वन पर्सन। उनका नाम क्या है? होमी भाभा। तो वेरी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी। और स्पेस रिसर्च में हमने क्या झंडे गाड़े तब तक? तो 1975 में हमने हमारा पहला सैटेलाइट छोड़ा, जिसका नाम क्या है? आर्यभट्ट। तो आर्यभट्ट नाम से हमने क्या भेजा? सैटेलाइट भेजा। वो तुमको ध्यान में रखना है। अब कुछ लोग उसको आर्यभट्टा भी बोलेंगे, दैट इज अप टू देम, वो प्रोनाउंसिएशन की बात है। लेकिन तुमको खाली सैटेलाइट का नाम ध्यान में रखो, आर्यभट्ट। और ईयर का नाम क्या है? 1975। अब इंडिया ऑल्सो मेड एडवांसमेंट इन टेलीकॉम सेक्टर। उसी टाइम के ऊपर इंडिया ने टेलीकॉम सेक्टर में भी अच्छा खासा डेवलपमेंट किया। टेलीकॉम सेक्टर मतलब कौन सा? ये लैंडलाइन की बात कर रहा हूं मैं। मतलब मोबाइल के पहले क्या था? लैंडलाइन फोन थे। ठीक है, तो लैंडलाइन फोन्स एंड बाकी के सभी, टेलीग्राम, टेलीपोस्ट, ये सभी चीजों में हमने डेवलपमेंट किया उस टाइम के ऊपर। नेक्स्ट जो बात है, दैट इज अबाउट चेंजेस इन सोशल फील्ड। मतलब हमको वो जो सोशल जस्टिस चाहिए था ना, हमने क्या बोला कि हमको मॉडर्निटी चाहिए, मतलब अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी होनी चाहिए, हमको सेल्फ सफिशिएंसी चाहिए इंडिया के अंदर। और थर्ड ऑब्जेक्टिव क्या था हमारा? सोशल जस्टिस चाहिए। तो सोशल जस्टिस के लिए, मतलब लोगों के, जो हमारी सोसाइटी है उसके अंदर किसी के ऊपर अन्याय ना हो, इसके लिए हमने क्या किया वो हमको देखना है। अब सोसाइटी के अंदर जो अन्याय होता है वो मेजॉरिटी लोगों पे नहीं होता है। सबसे वल्नरेबल कौन है सोसाइटी में? वो है विमेन एंड चाइल्ड। तो विमेन एंड चाइल्ड के ऊपर सबसे ज्यादा जाति होती है सोसाइटी में। तो उनके प्रोटेक्शन के लिए क्या किया वो देखने वाले हम लोग। और दूसरा क्या, कि जो हमारी बैकवर्ड सोसाइटी है, मतलब जो बैकवर्ड कास्ट है, तुमको पता है हमारे वहां पे वर्ण सिस्टम थी। ठीक है, मतलब हमारे यहाँ पे कैसा था? शूद्र, फिर बाद में क्षत्रिय, वैश्य, ब्राह्मण, ये जो ऐसा डिवीजन था, कास्ट सिस्टम जो है हमारे यहाँ पे। तो हिस्ट्री में कैसा है कि जो लोअर तुम्हारे ये जो कास्ट है, उसमें उनके ऊपर बहुत सारी जाति हुई थी, उनको डेवलपमेंट का कभी हक ही नहीं दिया। लोअर ग्रेड काम कराते थे उनसे, सीखने के भी हक नहीं थे उनको, मतलब एजुकेशन लेना अलाउड ही नहीं था। तो ये सिचुएशन बहुत चेंज हो गई 1950 के बाद। उन लोगों के लिए, मतलब जो कास्ट में पिछड़े कास्ट के हैं, बैकवर्ड क्लास के हैं, उनके लिए हमने क्या किया वो भी हम लोग इसमें देखने वाले हैं। तो चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहला, कौन वल्नरेबल है सोसाइटी के अंदर? विमेन एंड चाइल्ड। तो विमेन एंड चाइल्ड के लिए क्या कर लिया हमने? तो हमने विमेन एंड चाइल्ड के लिए एक सेपरेट डिपार्टमेंट बनाया। तो गवर्नमेंट के अंदर, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, सेंट्रल जो मिनिस्ट्री हमारी, उसके अंदर हमने एक सेपरेट डिपार्टमेंट बनाया विमेन एंड चाइल्ड के लिए, जिसका नाम क्या रखा हमने? डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। डिपार्टमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ये कब बनाया गया? 1985 में। 1985 में बनाया गया। और कौन से मिनिस्ट्री के अंडर? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट।
तो बहुत सारे मिनिस्ट्रीज होते हैं, अलग अलग मंत्रालय होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में। होम मिनिस्ट्री होता है, फाइनेंस मिनिस्ट्री होता है, लेबर मिनिस्ट्री होता है, बहुत सारे मिनिस्ट्रीज होते हैं। तो उसमें का कौन सा मिनिस्ट्री के अंडर ये बनाया हमने? मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, HRD बोलते हैं इसको, HRD। तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंदर ये डिपार्टमेंट बनाया गया। ईयर ध्यान में रखो, क्या नाम, ईयर नाम क्या है, वो सॉरी जो साल है वो कौन सा है? 1985। आगे विमेन के लिए और क्या किया हमने, ठीक है, स्पेशली विमेन के लिए, क्योंकि चाइल्ड का तो भी कैसा है, बहुत सारी चीजें मिल जाती है उनको। जनरली पेरेंट्स दे लव देयर किड्स, ठीक है, बच्चों को बहुत प्यार करते हैं उनके मतलब उनके जो माँ बाप है। तो अब उनका सिचुएशन उतना वर्स नहीं होता, लेकिन विमेन का बहुत होता है। तो विमेन के लिए स्पेशली कुछ किया क्या हमने? तो यस, हमने किया है। सबसे पहला जो हमने उसके लिए एक लॉ लाया है, एक कायदा लाया है, जिसका नाम क्या है? प्रोहिबिशन ऑफ डाउरी एक्ट। तो डाउरी मतलब क्या? दहेज जिसको बोलते हैं। तो मतलब शादी जब होती है तो लड़की की फैमिली लड़के के फैमिली को पैसा देती है, राइट? उसको क्या बोलते हैं? दहेज बोलते हैं। अब ये बहुत बुरी प्रथा है जो हमारे पता नहीं हिस्टोरिकली कब से चली आ रही है। तो ये कैसा है कि ये सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए कि दहेज का जो हमेशा ये जो नाटक देना पड़ता है मतलब विमेन को, विमेन के फैमिली को, तो वो हमारा लीगली अलाउड नहीं है। तो इंडिया में उनको उस चीज को बैन किया गया है, क्योंकि ये अन्याय है ना। शादी अगर दोनों को करनी है, लड़के को भी करनी है, लड़की को भी करनी है, तो खाली लड़की वाले क्यों दे दहेज? तो इसके लिए हमारे यहाँ पे क्या किया गया है? एक कायदा लाया गया है, जिसको क्या बोलते हैं? प्रोहिबिशन ऑफ डाउरी एक्ट। तो ये कायदे के हिसाब से दहेज देना और दहेज लेना अलाउड नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर तुम पूछ रहे हो सर लेकिन रियलिटी में कैसा रहता है, नहीं नहीं, रियलिटी में पैसे देते ही हैं। आज भी जो शादियां होती हैं आजकल, वो फिर भी उसके अंदर दहेज देते ही देते हैं, इवन दो हमारे पास कायदा है, उसको कोई ज्यादा फॉलो नहीं करता है, ठीक है, वो ध्यान में रखना है। सेकंड क्या है? इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट। इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट, अब ये क्या है एग्जैक्टली exactly? तो जो सैलरीज मिलते हैं, मतलब मान लो कोई कंपनी है, तो यहाँ पे हमारे पास गंदी आदत क्या थी पहले, कि अगर सपोज कोई कंपनी में दो लोग हैं, एक आदमी है और एक औरत है, और दोनों को सपोज सैलरी दे रहे, तो वो क्या करते थे? जो आदमी लोग हैं उनको ज्यादा पैसे देते थे, और औरत जो है उनको कम पैसे देते थे। जॉब तो वो दोनों सेम करते थे कंपनी में, लेकिन किसको ज्यादा पैसे मिलते थे? कौन से मजदूर को ज्यादा पैसे मिलते थे? आदमी लोग को, और औरत को कम पैसा। क्यों? क्योंकि वो औरत है बोल के। अब इसमें क्या लॉजिक है? तो इसके लिए दोनों को इक्वली पैसा मिले, मतलब आदमी को भी और औरत को भी, तो इसके लिए कौन सा कायदा लाया हमने? इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट। इक्वल रेम्युनरेशन मतलब क्या? सैलरी के बारे में बात कर रहे हो। तो इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट के अनुसार आदमी और औरत को सेम पैसा मिलना चाहिए अगर वो सेम काम कर रहे हैं तो, ठीक है, वो ध्यान में रखना है। और एक क्या किया हमने विमेन के लिए? तो विमेन का प्रॉब्लम कैसा था कि विमेन की आवाज दब रही थी, विमेन के ऊपर अत्याचार हो रहे थे। तो वो क्यों अत्याचार हो रहे थे? क्योंकि जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जो जिनकी सरकार है, वो सभी आदमी थे, ठीक है, औरत तो कोई थी ही नहीं सीन के ऊपर। हाँ, वो एक्सेप्शन थे, इंदिरा गांधी वाज जस्ट एन एक्सेप्शन। ऐसा कोई प्राइम मिनिस्टर बना के बाद में कि जो विमेन है, नहीं बना। तो तुमको ध्यान में रखना है कि विमेन को पावरफुल लीडर बनना इतना आसान नहीं है इंडिया के अंदर। तो ये सिचुएशन को सॉल्व करने के लिए हमने क्या डिसाइड किया? 73rd एंड 74th अमेंडमेंट लाया। किसके अंदर? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, हमारे संविधान के अंदर हमने कुछ चेंजेस लाए। उसको कौन सा नंबर दिया हमने? 73rd एंड 74th अमेंडमेंट। तो ये नंबर रहता है, जब भी हम कुछ सुधारना करते हैं ना कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको एक नंबर दिया जाता है। तो वो सुधारना क्या की हमने? जितने भी लोकल गवर्नमेंट्स है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट मतलब कौन से? ये जो पंचायत होती है, जिला परिषद, पंचायत, ठीक है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, वो सब जितने भी ऐसे लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शंस है, उसके अंदर हमने रिजर्वेशन दे दिया विमेन को, ठीक है, विमेन को रिजर्वेशन दे दिया। और वो कितना परसेंट है? 33% का रिजर्वेशन। तो वुमेन को अत्याचार हो रहा था, उनको पावर देने के लिए हमने क्या किया? इलेक्शंस में उनको रिजर्वेशन दिया। लेकिन कौन से बॉडीज में? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। मतलब ये जो इलेक्शंस है किसके? जिला परिषद, पंचायत समिति, ग्राम पंचायत, वो इलेक्शंस में उनको रिजर्वेशन दिया गया। और वो कौन सा अमेंडमेंट था? 73rd एंड 74th। तो पहला कौन सा है? प्रोहिबिशन ऑफ डाउरी एक्ट, मतलब दहेज का वो अलाउड नहीं है। सेकंड क्या? इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट, मतलब आदमी और औरत को सेम पैसा मिलना चाहिए अगर सेम काम कर रहे हैं तो।
उसके लिए कायदा। और तीसरा क्या प्रोविजन लाया, 73rd एंड 74th अमेंडमेंट, किस चीज के लिए, वुमेन को रिजर्वेशन मिले इस चीज के लिए। जो नेक्स्ट पार्ट है वो है पिछले कास्ट के बारे में। हमने किन लोगों को सोशल जस्टिस देना था, वुमेन एंड चाइल्ड को, तो उसका देख लिया हमने। अब किस चीज, किन लोगों को और देना है हमको, जो पिछड़े कास्ट थे, जिनके ऊपर अत्याचार हुए थे हमारे पिछले हिस्ट्री में, बहुत सारी जो पूरी हिस्ट्री है हमारे इंडिया की, तो पुराने काल से जिनके ऊपर अत्याचार हो रहा था लोअर कास्ट के ऊपर, उनके लिए कुछ हमको करना था, ठीक है। तो वो कास्ट के लिए हमने क्या क्या किया वो देखना है हमको। तो सबसे पहले वो सिचुएशन को अंडरस्टैंड करने के लिए कि बाबा प्रॉब्लम्स क्या हैं, उनके करंट, उनको क्या चाहिए पिछड़े कास्ट को, वो सभी स्टडी करने के लिए हमने 2 कमीशन बनाए थे, ठीक है। कमीशन मतलब क्या होता है, ग्रुप होता है। मतलब ये हमारी आदत कैसी होती है, मतलब इंडियन गवर्नमेंट में कोई अगर इशू है तो वो हम कैसे सॉल्व करते हैं, हम सबसे पहले कमीशन बनाते हैं। मतलब कोई भी इशू हो गया वो कमीशन बनाते हैं उसके ऊपर। और वो कमीशन मतलब कैसा रहता है, मान लो अभी तुम्हारे एग्जाम्स नहीं हो रहे हैं ना, सपोज फिलहाल ये कोरोना की वजह से, वो डायरेक्टली अभी तुमको पास कर रहे हैं अगले क्लास में, तो ये एक बड़ा इशू है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, ये इशू को सॉल्व करने के लिए इसके ऊपर एक कमीशन बिठा देगी। वो कमीशन क्या करेगा, गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन देगा, वो स्टडी करेगा पहले प्रॉब्लम को, और फिर वो प्रॉब्लम के सोल्यूशन देगा कि हम क्या कर सकते हैं। अब तुम बोलोगे सरकार क्यों डिसीजन नहीं ले रही, डायरेक्ट कमीशन को क्यों बिठा रही है? क्योंकि सरकार में जो लोग हैं वो प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं या फिर चीफ मिनिस्टर बन रहे हैं, वो उसमें स्पेशलिस्ट नहीं है। उनको क्या पता कि एजुकेशन में क्या हो रहा है, तो वो क्या करते हैं, एजुकेशन के जो एक्सपर्ट्स हैं उनका कमीशन बनाते हैं। मतलब जो कमीशन, जो ग्रुप है, ये जो इशू को स्टडी स्टडी कर रहे हैं, तो वो उसके हेड कौन होते हैं, स्पेशलाइज्ड लोग उस सेक्टर में के। तो एजुकेशन सेक्टर के वो लोगों को बुलाएंगे और उनको क्या बोलेंगे, ये जो एग्जाम का इशू है इनके, ये एग्जाम नहीं हो पा रहा है, तो एग्जाम यो तुम काम करो, इसके ऊपर ये स्टडी करो ये प्रॉब्लम को, और सरकार को कुछ रिकमेंडेशन दो। तुम जो भी रिकमेंडेशन दोगे हम उसको फॉलो करेंगे। तो ये जो पिछड़े कास्ट थे उनके प्रॉब्लम स्टडी करने के लिए हमने 2 कमीशन बनाए थे। एक कब बनाया था, 1953 में, जिसका जिसका नाम क्या है, जिसके हेड का नाम क्या है, काका साहेब कालेलकर, ठीक है। कालेकर नहीं है, कालेलकर है वो, ठीक है। काका साहेब कालेलकर कमीशन। अब ये तुमको ध्यान में रखना है कि जब भी कमीशन बनता है इंडिया के अंदर, वो पहला चीज इशू के ऊपर बनता है, कोई कोई प्रॉब्लम के ऊपर बनता है, और दूसरा उसका जो हेड होता है, उस कमीशन का जो हेड होता है, उसी के नाम के ऊपर वो कमीशन को जाना जाता है। मतलब मान लो सपोज अपना स्टूडेंट सपोज कोई है, लेट अस टेक, किसका एग्जांपल लेते हैं, आदित्य का लेते हैं। सपोज मान लो आदित्य सपाटे एक कोई इशू के ऊपर, कमीशन के ऊपर हेड है, तो वो उस कमीशन को क्या बोलेंगे हम लोग, आदित्य सपाटे कमीशन, ऐसा है वो। मतलब वो कमीशन किस नाम से जाना जाता है, उस कमीशन का जो हेड है उस नाम से जाना जाता है। तो हमारे 2 कमीशन थे इसके ऊपर, एक का नाम क्या था, काका साहेब कालेलकर, और दूसरे का नाम क्या था, पीबी मंडल, ठीक है। बीपी मंडल, वो तुमको ध्यान में रखना है। ऐसे 2 कमीशन थे, एक कालेलकर कमीशन और दूसरा कौन सा, मंडल कमीशन। एक 1953 का, एक 1978 का। अब ये जो 2 क्या बोलते हैं कमीशंस थे, उन्होंने जो रिकमेंडेशन दिए कि बाबा ये जो लोअर कास्ट है उनकी सिचुएशन कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, तो उसके लिए हमने 2 सॉल्यूशंस निकाले। पहला सॉल्यूशन था रिजर्वेशन का। तो ये तो रिजर्वेशन का बताने की कोई जरूरत नहीं है, तुमको तो पता है हम रिजर्वेशन देते हैं बैकवर्ड कैटेगरीज को। तो वो किसके रिकमेंडेशन पे बना है, कालेलकर कमीशन एंड मंडल कमीशन। तो ये इनके रिकमेंडेशन के ऊपर हमने रिजर्वेशन का पॉलिसी लाया है। किन लोगों के लिए, बैकवर्ड लोगों के लिए। किस चीज के लिए, सर्विसेज एंड इंस्टीट्यूशंस में उनको रिजर्वेशन दिया जाता है। सर्विसेज मतलब क्या, कि गवर्नमेंट के जो जॉब्स होते हैं, जितने भी गवर्नमेंट के जॉब्स हैं, कलेक्टर है, आईपीएस है, व्हाटएवर जितने भी जॉब्स हैं, वो जॉब में रिजर्वेशन किनको दिया जाता है, लोअर कास्ट को। तो उसको क्या बोलते हैं, रिजर्वेशन इन सर्विसेज। एंड रिजर्वेशन इन इंस्टीट्यूशन का क्या मतलब होता है, जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस है, मतलब जैसे आईआईटी है, एम्स है, हाँ बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशन है इंडिया के अंदर, तो वहां पे रिजर्वेशन किन लोगों को दिया जाता है, लोअर कास्ट के। मतलब जॉब में रिजर्वेशन, और दूसरा कौन सा, एजुकेशन में रिजर्वेशन। तो ये किन को दिया जाता है, लोअर कास्ट को। वो ध्यान में रखना है। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पॉलिसी ऑफ रिजर्वेशन। दूसरा जो है, हमने कायदा लाया इन लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए, जो बैकवर्ड कैटेगरीज के हैं, जिनको क्या कहा जाता है, प्रिवेंशन ऑफ
एट्रोसिटीज एक्ट। तो एट्रोसिटी मतलब क्या होती है, जो हम लोग कुछ अगेंस्ट में कुछ करते हैं लोअर कास्ट के, या फिर सपोज लेट्स से एट्रोसिटी मतलब जनरली रहता है इट कैन बी अ फिजिकल हार्म, इट कैन बी अ मेंटल हार्म। तो ये जो चीजें हैं उनको क्या बोलते हैं, एट्रोसिटीज बोलते हैं। तो ये रोकने के लिए कि इनके खिलाफ कुछ गलत ना हो, सो मतलब यू नो सोसाइटी की तरफ से लोग इसका फायदा ना उठाए, लोअर कास्ट को न दबाए, इसके लिए हमने कौन सा कायदा लाया, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट। कौन से ईयर में, 1989 में। और इसके थ्रू हम किसको प्रोटेक्शन देते हैं, एससी एंड एसटी लोगों को। एससी मतलब क्या, स्केड्यूल्ड कास्ट, एंड एसटी मतलब क्या, स्केड्यूल्ड ट्राइब। तो ये स्केड्यूल्ड कास्ट एंड स्केड्यूल्ड ट्राइब के जो लोग हैं उन लोगों का प्रोटेक्शन के लिए कौन सा कायदा लाया हमने, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट। कौन से साल में, 1989। अब आगे का जो कंसेप्ट है दैट इज जस्ट अबाउट ग्लोबलाइजेशन, G20 एंड ब्रिक्स के बारे में। इसका डिटेल नहीं है हमको ये लेसन में, वो इसके G20 एंड ब्रिक्स के डिटेल पॉलिटिकल साइंस के लेसन में, तो हम लोग ज्यादा डिस्कस नहीं करने वाले इसके ऊपर। शॉर्ट में बता देता हूं मैं G20 एंड ब्रिक्स क्या है। तो ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन मतलब क्या था कि इंडिया के अंदर फॉरेन इन्वेस्टर्स को हम अलाउ करने वाले थे, लेकिन मैंने तुमको क्या बोला था, वो उसकी अकेली डेफिनेशन नहीं है, ग्लोबलाइजेशन के बहुत सारे डेफिनेशन है। उसमें का और एक डेफिनेशन क्या है ग्लोबलाइजेशन का, कि इंडिया पावरफुल बने, वर्ल्ड में सबसे पावरफुल कंट्री बने, उसको भी क्या कहा जाता है, ग्लोबलाइजेशन बोला जाता है। मतलब इसके अंदर हम क्या करते हैं, दूसरे कंट्रीज के साथ अच्छा खासा रिलेशन बनाते हैं, उसको भी ग्लोबलाइजेशन बोला जाता है। तो इंडिया ने क्या किया, दूसरे देशों के साथ अच्छा रिलेशन बने, इसके लिए उसने किसकी मेंबरशिप ली, G20 एंड ब्रिक्स की। तो G20 मतलब क्या होता है, वर्ल्ड के टॉप 20 कंट्रीज जो है, मतलब सबसे बड़े डेवलप्ड कंट्रीज, ज्योग्राफिकली नहीं, मैं किससे बोल रहा हूं, पैसों से। तो बहुत ही जो एडवांस 20 कंट्रीज है टॉप के, तो उसको ग्रुप को क्या कहा जाता है, G20। तो G20 का पार्ट है हम लोग, मतलब वर्ल्ड के सबसे टॉप 20 कंट्रीज में हम हैं, वो तुमको ध्यान में रखना है। और दूसरा कौन सा ग्रुप का पार्ट है हम लोग, ब्रिक्स का। तो ब्रिक्स ये एक्चुअली 5 कंट्रीज का ग्रुप है। तो ये हमारा जो डेवलपिंग कंट्रीज है, सबसे भारी वाले कंट्रीज, उनका एक ग्रुप है जिनका नाम क्या है, ब्रिक्स। तो वो उनके अलग अलग नामों से जाना जाता है, मतलब उसके जो मेंबर्स हैं वो खाली 5 है। G20 में 20 लोग हैं, ठीक है, 20 कंट्रीज हैं, लेकिन उसका डिटेल्स नहीं है हमको, तो ध्यान में नहीं रखेंगे। लेकिन एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन जरूर आएगा। पिछले साल एनटीसी में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि ब्रिक्स के मेंबर्स कौन है। तो इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, वो उनके वर्ड पे से ही उनके कंट्री का नाम है। बी मतलब क्या, ब्राजील। आर मतलब क्या, रशिया। आई, इंडिया। सी, चाइना। और एस, साउथ अफ्रीका। तो ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये किसके मेंबर्स हैं, ब्रिक्स का मेंबरशिप का ग्रुप है इनका। तो ये कंट्रीज के नाम याद रखो, ठीक है। वैसे भी बहुत सिंपल है, इसमें खाली कंफ्यूज ना एस में होता है कि एस क्या है, तो साउथ अफ्रीका है वो, ठीक है। आगे जो ग्लोबलाइजेशन हमने बनाया, लाइक यू नो वर्ल्ड के साथ जो कनेक्शन बनाना था हमको, अलग अलग कंट्रीज के साथ, तो कनेक्शन बनाने के लिए क्या चाहिए, तुम्हारा कम्युनिकेशन बहुत अच्छा चाहिए। तो कम्युनिकेशन ठीक करने के लिए हमने क्या किया, मोबाइल फोन्स को अच्छा खासा डेवलप किया इंडिया में। तो हमारे यहाँ पे मोबाइल का जो मार्केट है, मतलब टेलीकॉम सेक्टर एंड मोबाइल्स, इसका बहुत ज्यादा डेवलपमेंट किया हमने इंडिया के अंदर, क्योंकि हमको क्या करना था, बाकी के सभी कंट्रीज के साथ कनेक्शंस बनाने थे। तो अगर तुमको कोई दूसरे देश के सपोज सिटीजन के साथ बात करनी है, तो आज कितना आसान जाता है, तुमको खाली क्या करना है, व्हाट्सएप पे से वीडियो कॉल करना है, या फिर मैसेज भेजना है, या फिर फेसबुक पे से तुम मैसेज भेज सकते हो। ये कैसे पॉसिबल हो पाया है, मोबाइल फोन के थ्रू या फिर इंटरनेट के थ्रू। तो ग्लोबलाइजेशन क्यों बढ़ा है, मोबाइल फोन एंड इंटरनेट की वजह से। और तीसरा क्या, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज, मतलब ये दोनों कम्युनिकेशन में ही आती हैं, बट जो भी बाकी के कम्युनिकेशंस है, जैसे कि मान लो सपोज फैक्स है या फिर टेलीग्राम है, जितने भी ऐसे कम्युनिकेशन के फैसिलिटीज हैं, वो सभी हमने डेवलप किए, किस चीज के लिए, ग्लोबलाइजेशन के लिए। और इसमें ये तीनों चीजों में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसने किया, सैटेलाइट्स ने। सैटेलाइट के थ्रू हमने ये कम्युनिकेशन ज्यादा बढ़ाया है, मोबाइल फोन्स का, इंटरनेट का, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज का। तो तुमको ध्यान में रखना है, हमारा स्पेस रिसर्च का वजह से, मतलब हमने 2 सेक्टर सबसे बड़े कौन से बनाए, एक वो एग्रीकल्चर और वो व्हाइट रेवोल्यूशन था, और दूसरा कौन सा था, एटॉमिक रिसर्च एंड स्पेस रिसर्च। तो वो स्पेस रिसर्च का वजह से
हमारा सैटेलाइट सिस्टम जो है इंडिया का, वो वर्ल्ड में वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट सैटेलाइट कम्युनिकेशन है। तो दैट इज वन ऑफ द रीजंस कि इंडिया ग्लोबलाइजेशन में बहुत ऊपर है। ये G20 में आना इतना आसान नहीं था इंडिया के लिए। तुमको ध्यान में रखना है, हमने बहुत ज्यादा मेहनत की है, हमारा कंट्री बहुत डेवलप हुआ है, बहुत सारे सेक्टर्स में हमने डेवलपमेंट किया है, तब जाके हम लोग G20 का पार्ट बने हैं। और ये कंट्री के ग्रुप में भी, ब्रिक्स के, तुम देख सकते हो चाइना इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड, ठीक है, फिलहाल के टाइम पे। तो चाइना के ग्रुप में हम लोग हैं, मतलब हम लोग कुछ कम नहीं है, हम बहुत अच्छी बड़ी कंट्री हैं, लेकिन खाली क्या है, हमने और प्रोग्रेस करना चाहिए आगे जाके। सो करंटली वी आर एट अ गुड पोजीशन, ऑल वी नीड टू डू इज और डेवलपमेंट करने की जरूरत है। तो ये हमारा पूरा लेसन था ये पर्टिकुलर चैप्टर का।